गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल करियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स, शानदार करंट अफेयर्स, और इसके साथ ही इसकी स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे। बेहतरीन होगा आपके परीक्षा के लिए, बिल्कुल सटीक। आप अपने मैगजीन्स बनाइए, इसको लिखिए और सभी प्रश्न को हुबहू याद करिए और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी याद करिए। चलिए तो आज के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना, जो हमारी भारतीय सेना है, और वायुसेना ने कहां पर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? गगन स्ट्राइक नाम से, देखो गगन स्ट्राइक, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो गगन स्ट्राइक एक संयुक्त अभ्यास है भारतीय थल सेना और वायुसेना का। तो यह कहां किया है यह बताना है आप लोगों को। तो यह कहां हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। बिल्कुल सही जवाब होगा। गगन स्ट्राइक कहां किया है? पंजाब में। आप सभी लोग इस प्रश्न ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में हुबहू होगा। जो करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल डेली पढ़िए और डेली लिखिए। आपका परीक्षा में यहीं से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं। आप जरूर इस चीज को लिखिए। गगन स्ट्राइक भारतीय थल सेना और वायुसेना ने शुरू किया है। उल्टा प्रश्न करके यह भी हो जाएगा पंजाब में हुआ है, पंजाब में हुआ है। तब भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना, तब भारतीय सेना की जो है खड़गा कोर, खड़गा कोर प्लस वायुसेना ने यह संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय सेना का खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में यह अभ्यास किया है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की बेहतर आक्रामक क्षमता को बढ़ाना। उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य देखिए, उद्देश्य भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता को बढ़ाना है। यह इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। गगन स्ट्राइक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। इसमें अपाचे 64E हल्के हेलीकॉप्टर जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अपाचे 64E, अपाचे 64E हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए हैं। और एक और ध्यान रखिएगा, अपाचे हेलीकॉप्टर कहां से भारत ने खरीदा है? अमेरिका से। कहां से खरीदा है? यूएसए। अपाचे, है ना। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से भारत ने खरीदा है, ये याद रखिएगा। चिनूक भी किससे खरीदा है? अमेरिका से भारत ने खरीदा है, चिनूक और अपाचे, है ना। उत्तर पंजाब होगा। पंजाब इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? तो यह किया है अहमदाबाद। बिल्कुल सही जवाब होगा, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है ना। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, यह याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन्होंने किया था। किससे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, है ना। ये सम्मेलन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सबका प्रयास के महत्व पर प्रकाश डाला गया। महत्व था सबका प्रयास। यही सब छोटे छोटे प्रश्न तो परीक्षा में आ रहे हैं। सबका प्रयास, है ना। ये इसी महत्व के साथ ही इसको शुरू किया गया था, है ना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान के बुनियादी समाधान, विकास और नवाचार पर जोर दिया जाए। भारत चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर है। चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर भारत अग्रसर है। चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर भारत अग्रसर है। इसमें इसका काफी महत्व रहेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का किस स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है? 46वें स्थान पर।
ये भी याद रखेंगे। भारत जो है 46वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में केंद्र राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करेगा यह इंडेक्स, है ना। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। बी अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहां किया है? इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका भी उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहां किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में, जो उत्तर प्रदेश में, नोएडा यूपी, है ना, नोएडा में किया गया है। एकदम बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है ये। 48 सालों बाद इसका आयोजन किया गया है। कितने साल के बाद इसका आयोजन हुआ, है ना? इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में, नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कहां हुआ? इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में इसका क्या हुआ? उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जगह है जहां पे इसका उद्घाटन हुआ है, ये भी याद रखेंगे। शानदार प्रश्न होगा ये। दुनिया भर के लाखों लोगों की आजीविका है ना। अड़तालीस साल बाद भारत में इसका आयोजन किया गया है। भारत सालाना 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। भारत में अंतिम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में। 48 साल बाद भारत में हुआ है। भारत में यह सम्मेलन हुआ है ना। पहले कहां हुआ था? तो 1974 में पहली बार हुआ था। तब भारत में पहली बार कब हुआ था? 1974 में। तो सीधे अब 48 साल बाद यह भारत में हुआ है। तो याद रखिएगा, है ना। दूध के उत्पादन में दुनिया में 1 नंबर में, दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान। दूध उत्पादन में भारत कौन सा नंबर पर है? 1 नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चली है? बताएं। श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। याद रखेंगे, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में दूध क्रांति कौन लाया था? वर्गीस कुरियन। कौन लाया था? वर्गीस कुरियन। दुनिया में वर्गीस कुरियन। डेनमार्क के इन्होंने दूध क्रांति ला दी थी। दूध ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने जिस तरीके से हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति कौन ले आया था दुनिया में? हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलांग। उसी तरीके से श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, याद रखना। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। याद रखेंगे, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें किसे दिया गया है? बहुत बड़ा जो है एक आयोजन है साउथ इंडियन फिल्मों के लिए। तो इसमें दिया गया है पुष्पा द राइज। यही है ना, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन अभिनीत फिल्म है ये। पुष्पा द राइज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है ना। ये याद रखिएगा, पुष्पा द राइज
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दर्शक के मामले में अल्लू अर्जुन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दर्शक के मामले में कौन है? अल्लू अर्जुन। दर्शक के मामले में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें है पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दर्शक के मामले में साई पल्ली विक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दर्शक, दर्शक के मामले में साई पल्लविक। साई पल्लविक है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दर्शक के मामले में। साई पल्लविक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुष्पा द राइज। तो ये आप याद रखिएगा। 68वें फिल्म पुरस्कार भी याद रखिएगा। उसमें किसको? तमिल फिल्म थी, सूर्यराय पोट्रू को दिया गया था और ये साउथ इंडियन फिल्मों के लिए है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 पर कितने हफ्ते का कार्यक्रम शुरू किया है? कितने हफ्ते का कार्यक्रम शुरू किया है? ये प्रश्न देखिए, बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 हफ्ते का। 6 हफ्ते का कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा, आयुर्वेद दिवस मनाते कब हैं? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस जो मनाया जाता है वो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। इस साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो 23 अक्टूबर आते आते क्या हो जाएगा? 6 वीक हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 वीक का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 6 हफ्ते चलाएंगे। 6 हफ्ते तक इसका आयोजन किया जाएगा और 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अब इसका विषय वस्तु क्या है? आयुर्वेद दिवस की विषय वस्तु, विषय क्या है ना? इसका विषय है हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद। ध्यान रखेंगे, इसका विषय है हर दिन हर घर आयुर्वेद। ये इसका विषय वस्तु है, थीम है। इसी को बोला जाता है थीम, इसको थीम कहते हैं। तो 23 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 6 हफ्ते कार्यक्रम शुरू। 15 सितंबर से किस देश की मेजबानी में शंघाई सहयोग शिखर संगठन का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? शंघाई SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तो यह होगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहां होगा? उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन होगा। नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेंगे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। पंद्रह सितंबर से शुरू होगा, कल से। है ना? कल से शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेंगे, जाएंगे। नरेंद्र मोदी, है ना? नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। पाकिस्तान, अब देखो ये यहां बैठक होगा उज्बेकिस्तान में, होने दीजिए। SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में SCO स्थापित हुआ। मुख्यालय शंघाई। शंघाई कहां है? चीन में है ना? इसके सदस्य कौन है? 9 सदस्यों की संख्या हो चुके हैं 9।
नया सदस्य कौन सा है? ईरान। इसका नया सदस्य कौन सा है? ईरान है। इसको ही 9 हुआ है। कौन कौन है इसके सदस्य? तो इसके सदस्यों की सूची देख लीजिए। सदस्य चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान। ये भारत पाकिस्तान शामिल हुए थे 2017 में। अब 2022 में ईरान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये याद रखेंगे। देखो ये 4 जो है ना, 5 हैं तान वाले, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कैसे पता चलेगा वो 5वां कौन है जो शामिल नहीं हुआ है ना? तो देख लेना, जिसमें तुर्क आ जाए ना, तुर्क, वो शामिल नहीं है इसमें। देखो उज्बेकिस्तान ले लेना, ताजी ले लेना, कजा ले लेना, किर्ग ले लेना, लेकिन तुर्क मत लेना। तुर्क वाले शामिल नहीं है, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। आराम से आधा रूस, चीन और 4 तान, तुर्क को नहीं लेना है। भारत, पाकिस्तान और ईरान, है ना, ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से एससीओ का जो मुख्यालय, एससीओ के बारे में पूरा ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहां लॉन्च किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, तारागिरी को कहां लॉन्च किया है ना? 5 बनाना, इसमें तीसरा है। कौन से? प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहां लॉन्च किया है? मुंबई। उत्तर हो गया मुंबई इज द राइट आंसर। तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया है। मुंबई में इसको किसने बनाया है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। किसने बनाया इसे? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। किसने बनाया है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। याद रखेंगे, इसी के द्वारा बनाया गया तारागिरी। और ये तारागिरी जो है युद्धपोत तारागिरी 35-10 टन वजनी है। युद्धपोत तारागिरी, इसको बोलते हैं युद्धपोत को क्या बोलते हैं? वारशिप। वारशिप 3510 टन वजनी, 3510 टन वजनी है वारशिप तारागिरी, है ना। 149 मीटर लंबा, 17.8 मीटर चौड़ा। लंबाई जो है 149 मीटर, चौड़ाई जो है 17.8 मीटर लंबाई चौड़ाई है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, 8 समुद्री मील की गति है इसकी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा गति, है ना। गति कितनी है? 28 समुद्री मील, 28 नॉटिकल मील, मतलब 52 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर इसकी गति है। इसके पहले जो लॉन्च किया गया वो कौन सा है? तो सबसे पहला था 2019 में नीलगिरी, ये तीसरा है। तब बात करते हैं पहला दूसरा कौन सा है। पहला कौन सा है?
नीलगिरी। और नीलगिरी कब आया था? 2019 में। दूसरा, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा भी गया था, दूसरा वाला इसी साल मई में हुआ। दूसरा है उदयगिरी। आप लोग अगर ये एग्जाम दिए होंगे एनडीए वाला, तो ये 2022 मई में इसी साल उदयगिरी को किया गया था। उदयगिरी, दूसरा उदयगिरी है, 17 मई को लॉन्च किया गया था, है ना। तो पहला नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी और तीसरा तारागिरी। ये हो गया। उदयगिरी से एनडीए में प्रश्न आ भी गया, तो ये सब बातें याद रखिएगा। एशिया कप क्रिकेट 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर जीता? किसे हराकर जीता है? ये आसान सा प्रश्न है, सबको पता है कि पाकिस्तान को हरा दिया। कितने रनों से हराया पाकिस्तान को? 23 रनों से। 23 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने बनाए 147 ऑल आउट। श्रीलंका ने कितने बनाए? पाक ने इतने बताए। श्रीलंका ने कितने बनाए? 170, है ना। 23 रनों से मैच जीत लिया। तो पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया, है ना। आप याद रखेंगे एशिया कप क्रिकेट। एशिया कप क्रिकेट के बारे में देखें। एशिया कप क्रिकेट जो है, एशिया कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? श्रीलंका ने 6वीं बार जीता है। श्रीलंका 2022 को लेकर कितने बार जीत गया? 6वीं बार। सबसे ज्यादा कौन जीता है? सबसे ज्यादा 7 बार भारत। सबसे ज्यादा 7 बार भारत ने जीता है, ये याद रखेंगे। 7 बार भारत ने जीता है। तो इस बार का एडिशन, है ना, ये जो है हुआ है। और इसमें 6 टीमें थी। 6 टीमें कौन कौन? पाक, बांग्लादेश, हांगकांग। 6 टीमें थी, है ना। 6 टीमें थी इसमें। और इस तरीके से ये टीम इवेंट हुआ कहां है? यूएई में। आयोजन भारत के मेजबानी में यूएई में हुआ। आयोजन यूएई में हुआ। तो सब बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। यह याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया। परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं। 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। भारत, रूस, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया। रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 परमाणु हथियार हैं, है ना। 9 देशों के पास परमाणु हथियार। सबसे ज्यादा रूस, 6255 है परमाणु, सबसे ज्यादा रूस के पास है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। तो उत्तर कोरिया ने अपने आप को, उत्तर कोरिया के तानाशाह, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, और राजधानी प्योंगयांग।
राजधानी प्योंगयांग है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखना है। तो यह मनाया जाता है 11 सितंबर इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे मनाया जाता है। जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, जंगलों और वन्य जीवों के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए मनाया जाता है। उनके लिए यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 सितंबर को। मतलब सीधे कहता है वन रक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के बलिदान को। दो 2013 में इसकी घोषणा हुई थी। इसकी घोषणा भारत सरकार ने की थी, तो 2013 से अस्तित्व में आया है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में सी अल्कराज गार्फिया ने किसे हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता? फ्रेंच ओपन 2022 जो हुआ उसमें किसको हराकर, है ना, किसको हराकर जीता था राफेल नडाल ने, वो पूछा था। तो सेम प्रश्न अब आ गया यूएस ओपन का। तो सी अल्कराज गार्फिया स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कैस्पर रूड को हराया। किसको हराया? कैस्पर रूड को। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में भी कैस्पर रूड को ही हराया था। तो सी अल्कराज गार्फिया ने कैस्पर रूड को हराकर यह खिताब जीत लिया है। कैस्पर रूड ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कैस्पर सी अल्कराज गार्फिया। और सी अल्कराज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। सबसे कम उम्र में 19 साल में, सबसे कम उम्र में 19 साल में ये दुनिया के 1 नंबर के खिलाड़ी बने हैं, याद रखना है। अगर हम बात करें कि महिला एकल किसने जीता, ईगा स्वीटेक, है ना। महिला एकल विजेता ईगा स्वीटेक। यह है पोलैंड की, ईगा स्वीटेक जीती है। पोलैंड के खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने, है ना, किसको हराया? यह हराया ओ जबेउर को, उपविजेता ओ जबेउर, इनको हराया और जीता। तो पुरुष एकल महिला एकल दोनों याद रखिएगा। ये सबसे अंतिम ओपन खिताब है, अंतिम ओपन टूर्नामेंट, है ना। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। तो साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? सेतु कार्यक्रम, है ना, सेतु कार्यक्रम कहां शुरू किया? तो शुरू किया है अमेरिका में। अमेरिका इज द राइट आंसर। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्री
पीयूष गोयल ने अमेरिका में सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। और यह सेतु कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है? तो सेतु कार्यक्रम शुरू हुआ है भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेश से जोड़ने के लिए। भारतीय स्टार्टअप को, यही इसका उद्देश्य है, भारतीय स्टार्टअप को अमेरिकी निवेश से जोड़ने के लिए। अमेरिकी निवेश से जोड़ने के लिए ये सेतु कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पीयूष गोयल ने अमेरिका में इसको शुरू किया है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टार्टअप को अमेरिकी निवेश से जोड़ने के लिए सेतु कार्यक्रम की शुरुआत वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है अमेरिका में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और एक के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। किस राज्य में भारत का पहला रबर डैम उद्घाटन किया गया है? रबर डैम बना है भारत का पहला रबर डैम, तो यह बन गया है गया, बिहार। यह बिल्कुल सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर। भारत का पहला रबर डैम, और ये रबर डैम कहां बना है? नीतीश कुमार ने इस डैम का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया नीतीश कुमार, उद्घाटन किया फल्गु नदी पर है। इसी का पुराना नाम है निरंजना। फल्गु नदी पर यह डैम बना है। याद रखेंगे किस नदी पर यह डैम बना है? तो यह बना है फल्गु नदी पर रबर डैम, इसका उद्घाटन हो गया। सालों से सूखी पड़ी फल्गु नदी में अब 10 फीट तक पानी है ना। यह डैम 4 मीटर चौड़ा, 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। डैम, ये डैम जो है 400 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा। 400 मीटर की चौड़ाई है और 3 मीटर की ऊंचाई है। चार 411 मीटर लंबा है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रबर डैम का उद्घाटन गया को बोध गया कहते हैं। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। फल्गु नदी पर नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इसकी लंबाई ऊंचाई जो जरूर ध्यान रखिएगा। किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? किसने लिया है? वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान ने? उत्तर हो जाएगा आरोन फिंच। आरोन फिंच वनडे क्रिकेट से लिया है। इसी साल होने वाला T20 विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया में होगा उसमें खेलेंगे, लेकिन आरोन फिंच ने संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कोलिन डी ग्रैंडहोम ने भी संन्यास लिया। कोलिन डी ग्रैंडहोम ने भी संन्यास ले लिया है। आरोन फिंच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान है, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जरूर याद रखेंगे। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को किसने लॉन्च किया है? देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है ना? किसने लॉन्च किया है ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग इज द राइट आंसर, नीति आयोग है ना। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। और किसके साथ मिलकर? विश्व संसाधन संस्थान के सहयोग से नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान
के सहयोग से, है ना, विश्व संसाधन संस्थान के सहयोग से नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया, क्या है यह, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्देश्य क्या है, ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों, उद्देश्य ऑन ग्राउंड प्रदर्शन, ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों, है ना, और साक्ष्य आधारित अनुसंधान, और साक्ष्य आधारित अनुसंधान, साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण, द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना है। जागरूकता फैलाना है, तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है, ये इसका उद्देश्य है ना, याद रखेंगे। तो इस तरीके से ई फास्ट इंडिया जो है लॉन्च कर दिया गया है ना, नीति आयोग ने लॉन्च किया है विश्व संसाधन संस्थान के साथ मिलकर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद इसको रखेंगे, जरूर पूछा जाएगा। चलिए आज के लिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, और इसके सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर, इसके सीईओ। तो सब याद रखिएगा, योजना का जगह लाया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।